हाय दोस्तों। हो गया है आपका पेपर खत्म और मैं लेके आया हूँ एक छोटा सा रिव्यू इस पेपर का, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर आपका कैसा गया। क्योंकि कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम ऑप्ट आउट कर लें अगर उनका पेपर बिगड़ा है, पर पेपर बहुत इजी था। पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मैंने पहले ही बोला था कि 5-10 नंबर का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आता है, बाकी 90 मार्क्स का आपको बहुत हद तक मॉड्यूल और नोट से ही मिलेगा, और ऐसा ही हुआ है। तो अगर हम इस पूरे पेपर को देखें तो सबसे पहले आपके पास जो पहला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन बहुत इजी था। क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 लाख सेल्स है और 60% कैपेसिटी है। सेल प्राइस 100 है, इसका मतलब 6 लाख डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 6000 यूनिट पे 60% कैपेसिटी आती है। मतलब 100% कैपेसिटी 10,000 यूनिट पे आती होगी। वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है। सेमी वेरिएबल के लिए लिखा है 60,000 फिक्स है और ₹5 पर यूनिट है, तो 6,000 इंटू 5 कर लेंगे तो ये हमारी 30,000 की 30 + 60 90,000 का सेमी वेरिएबल एक्सपेंस भी 60% के लिए आ जाएगा। 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, लेकिन अगर हम इसको 25% बढ़ाना है, अगर 80 है, 80 के अबव जाना है, एट और अबव 30, एट एट और अबव 80 है, मतलब 80 के लिए परसेंट की जब हम निकालेंगे बजट, तो भी हम उसको 1,25,000 कर देंगे और 100 के लिए भी 1,25,000 कर देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और आपको इस क्वेश्चन के अंदर बस बजट तैयार करना है। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई थिंक इसके 5 मार्क्स तो पक्के हैं। जो हमारे नोट्स में ऐसा कैसा क्वेश्चन है, और एक नहीं 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्लास के एग्जाम्पल में करवाया है। अगर मैं आपको बता दूं तो मैंने जब की फैक्टर पढ़ाया था, तो की फैक्टर को क्लास में जब मैं स्टार्ट करता था तो समझाते समय मैं एक एग्जाम्पल करवाता था। इवन हमने एक लैंड वाला क्वेश्चन भी किया था, हेक्टेयर वाला। वो क्वेश्चन भी लगभग ऐसा कैसा था, जिसमें हमको यही निकालना था कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स। तो क्वेश्चन की फैक्टर का था। इसमें करना क्या था, सबसे पहले सेल प्राइस माइनस सारी वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना था, और कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालना था डिपार्टमेंट ए के लिए। इसमें मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट बी पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डिपार्टमेंट ए में ही कोई कांस्टेंट है। तो डिपार्टमेंट बी के जो आर्स होंगे वो तो बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट ए के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो मेनली आपको डिपार्टमेंट ए का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालना था। किसके लिए, एक्स वाई जेड तीनों के लिए। और निकाल के देखना था कि किसकी रैंकिंग हायर आ रही है, एक्स की, वाई की या जेड की। जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लेबर आ रहा है उसकी रैंकिंग फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और उसके हिसाब से फिर अपने को हमारे पूरे के पूरे लेबर आवर्स को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। और सेल्स डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट किया कि पॉसिबल सेल्स इतनी है जबकि प्रोडक्शन कितना है। तो पॉसिबल सेल और प्रोडक्शन में से विच एवर इज लेस दिखेंगे, तो एक्स जो है वो 10,000, 12,000, 20,000 है, जबकि सेल्स एस्टिमेट फॉर द पॉसिबल सेल द कमिंग ईयर 12,000, 16,000, 24,000 आ रहा है। तो हमको अगर मान लीजिए रैंकिंग मान लीजिए एक्स की पहली आ रही, तो हम सबसे पहले एक्स की 12,000 बेचने के हिसाब से बना लेंगे। फिर अगर मान लो जेड की सेकंड आ रही, तो जेड की फिर 24,000 हम बेचने के हिसाब से बना लेंगे। उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना था। अब आप बोलेंगे सर लेबर आर कहाँ से निकलेंगे, तो लेबर आर प्रेजेंट लेवल से निकल सकते हैं कि एक्स वाई जेड में अभी इतना इतना प्रोडक्शन है और उसमें लेबर आर लगने वाले हैं 6, 10 और 5। इससे हमारे नंबर ऑफ लेबर आर पता पड़ जाएंगे कि हमारे पास लेबर आर अभी अवेलेबल कितने हैं। और उसको फिर हम बांटेंगे, सबसे पहले 12,000, फिर 24, जो भी रैंकिंग दोगी उसके हिसाब से। अगर वाई पहले आएगा तो सबसे पहले 16,000 बना देंगे। इस हिसाब से पूरे क्वेश्चन को करना था। इसका की फैक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया है। मेजर पार्ट है इसमें लेबर आर अवेलेबल कितने हैं ये निकालने के लिए आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये मानेंगे कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में पूरे लेबर आर यूज हो रहे होंगे। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन इनटू नंबर ऑफ लेबर आर अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल ए के कितने लेबर आर है वो निकल के आ जाएंगे। उसके हिसाब से फिर पूरी की पूरी रैंकिंग क्वेश्चन में करनी थी। ए क्वेश्चन भी क्लास में एग्जाम्पल के अंदर भी कवर हुआ है, प्लस ये क्वेश्चन जो है वो हेक्टेयर वाले क्वेश्चन जैसा है जो मैंने क्लास में करवाया था। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, पर इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है कि सर 6750 का 80% और 12% तो एम और एन बन जाता है और 8% का लॉस हो जाता है। तो हम 6750 को 80 और 12% के हिसाब से इनकी यूनिट्स निकाल लेंगे। ठीक। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 80 रुपीज पर यूनिट इंटू 6750 करेंगे, तो ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। उनको 80 और 12 के रेशियो में ही हम एम और एन में बांट देंगे, या नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशियो में एम और एन में बांट देंगे। ये हमको सबसे पहले करना है कि रॉ मटेरियल को हम एम और एन में बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ 80:12। इसके बाद क्योंकि ये प्रोसेस लॉस तो नॉर्मल लॉस है, तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे। नॉर्मल लॉस तो हम ये मानेंगे कि हम कहीं से रिकवर ही नहीं कर पाए, तो बची हुई यूनिट्स में हम हमारी सारी रॉ मटेरियल कॉस्ट 80:12 के रेशियो में बांट देंगे। अब प्रोसेसिंग कॉस्ट 225 है,
और उसमें से बोला लेबर कॉस्ट 66% है, तो लेबर कॉस्ट को चार्ज करना है 100:80 के रेशियो में, तो 225 का 66% करके उसको एम और एन के रेशियो में बांट देंगे। पर सवाल आता है कि सर इसके बाद जो ओवरहेड्स बच जाते हैं उसका क्या होगा। ये इस पूरे क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो बचे हुए ओवरहेड्स हैं 225 के बाद 66% करने के बाद जो बचे हुए ओवरहेड्स हैं, उन ओवरहेड्स को आई थिंक हमें लेबर के रेशियो में ही बांट देना चाहिए, मतलब उसका रेशियो भी 100:80 ही आना चाहिए और उसके हिसाब से पूरा का पूरा अपॉर्चनमेंट हो जाना चाहिए। एक्चुअली इसमें ओवरहेड्स के लिए कोई क्लियर अजम्पशन नहीं दिया है, तो हम जनरली ओवरहेड्स को लेबर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम लेबर के रेशियो में ओवरहेड्स को भी बांट देंगे। ये इस क्वेश्चन के अंदर करना था। अगेन क्वेश्चन वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, पर फिर भी मानता हूँ कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो हम मान के चलते हैं कि साहब 2.5 नंबर इस क्वेश्चन में हम आराम से ले सकते हैं अगर हमने कुछ गलती की भी है तो। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नोट्स में फिगर के साथ छप गया। ये क्वेश्चन नोट्स में है मेरे, नोट्स में 2 ही क्वेश्चन एस्केलेशन के हैं, उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन एस्केलेशन का एज इट इज मेरे नोट्स में है, इवन फिगर भी मैच कर रहे हैं। आप देख लेना फिगर भी एग्जैक्टली मैच करते हैं। इसमें बस ये बोला है कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ एस्केलेशन निकालना है। तो जो 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड है वो एस्केलेशन अमाउंट जोड़ने के बाद आ जाएगा। अगर 2 लाख, अगर मान लीजिए मेरे नोट्स में जो क्वेश्चन था उसमें एस्केलेशन का अमाउंट 5,000 आ रहा था, तो ये 2,05,000 हो जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नोट्स में था। 10 नंबर पूरा का पूरा नोट, ये चौथा क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जैक्टली नोट से ऐसा कैसा छप गया है। अगेन 10th क्वेश्चन वाज वेरी इजी। इसमें सिंपल कैलकुलेशंस करने थे। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन ने बोला था 8 लाख का मटेरियल है, लेकिन नीचे बोला है कि सुपर पेन की मटेरियल कॉस्ट ट्वाइस है एज कंपेयर टू नॉर्मल पेन। तो अगर हम दोनों की कॉस्ट को अगर ट्वाइस बोला है तो मतलब हमें ओवरऑल मानना है कि साहब 8 लाख जो है वो अगर 3 के बराबर है तो इंटू 2 सुपर पेन हो जाएगा और इंटू 1 नॉर्मल पेन हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को करना था, या डिवाइड बाय 150 करके इंटू 100 इंटू 50 करते तो 8 लाख को ऐसे बांटना था। 448 में हमको ध्यान रखना था कि 160% से डिवाइड करके निकालना था कि साहब नॉर्मल पेन जो है वो 60% सुपर पेन का, तो सुपर पेन अगर 100 होगा तो नॉर्मल पेन 60 होगा, तो डिवाइड बाय 160 इंटू 100 करेंगे तो सुपर पेन का वेरिएज आ जाएगा। ओवरहेड्स निकालने के लिए हमें 192 के ओवरहेड दिए और अगले पेज पे हमें नंबर ऑफ यूनिट्स दी हुई है। क्वेश्चन में बोला है कि ओवरहेड्स पर यूनिट दोनों के लिए सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट 160 है। 192 डिवाइड बाय 160 करके इनटू जो हमारे प्रोडक्शन है 40,000 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुपर पेन का भी हमें यहाँ पे ओवरहेड्स निकल के आ जाएगा। लेबर कॉस्ट निकाल चुके हैं, उसका 200% करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आ जाएंगे। और सेलिंग कॉस्ट 1 रुपए दे रखी है। नंबर ऑफ सेल यूनिट 36,000 है, इंटू 1 रुपीज करूंगा तो मेरी सेलिंग कॉस्ट 36,000 भी आ जाएगी। अगेन सेल प्राइस भी सुपर पेन की दे रखी है। ये क्वेश्चन शॉर्ट 10 नंबर का, इससे इजी क्वेश्चन कॉस्ट शीट में और कुछ नहीं बन सकता। अच्छी बात है कि अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली नोट्स के अंदर है। ये क्वेश्चन आपको ओवरहेड्स के अंदर मिल जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 के आसपास, 12 या 13 क्वेश्चन है। फिगर्स भी बहुत हद तक सेम है। क्वेश्चन में हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिए हैं, वर्किंग आवर दिए हैं, वेजेस दिया है। वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड स्टेटमेंट में आएगा, मेन डिपार्टमेंट का ओवरहेड स्टेटमेंट में नहीं आएगा। वर्किंग आवर्स का यूज ओवरहेड रेट निकालने में आएगा। वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस बांटने में आएगा। हॉर्स पावर इज यूज फॉर पावर। लाइटिंग पॉइंट का यूज लाइटिंग कॉस्ट बांटने में आएगा। एरिया का यूज रेंट बांटने में आएगा। और ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे नोट्स में क्वेश्चन 12 है, तो ये 10 नंबर भी बहुत ही इजीली आप गेन कर सकते हो। एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक क्वेश्चन 12 या 13 होगा। 2 एक जैसे क्वेश्चन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन थर्ड जो है, इसमें थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करना था। हमको फिक्स ओवरहेड के फॉर्मूले यूज करने थे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि साहब कॉस्ट वेरिएंस 2800 है और वॉल्यूम वेरिएंस 2000 है, मतलब हमारा एक्सपेंस वेरिएंस 800 एडवर्स आ जाएगा। ये तो क्लियर दिख रहा था। अब हमारे बजटेड ओवरहेड 12,000 है और एक्सपेंस वेरिएंस 800 है, मतलब एक्चुअल ओवरहेड 12,800 हो जाएंगे। ये तो मैं बिना कैलकुलेटर उठाए क्वेश्चन में कर सकता हूँ। सॉरी, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 800 आ जाएगा और हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स 12,800 हो जाएंगे क्योंकि बजट से 800 ज्यादा है। इसके बाद फॉर्मूले अप्लाई करके हम एक्चुअल आवर्स फॉर प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे अपने को। उसके लिए सबसे पहले अपने को कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है, कॉस्ट वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस दिया हुआ है। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, या एक और फॉर्मूला होता है, हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वॉल्यूम वेरिएंस का। तो कैपेसिटी वेरिएंस भी है, वो आर्स इसमें यूज हो जाएंगे। तो फॉर्मूले पुट अप करोगे तो सारी चीजें निकल के आ जाएगी। पर इसमें मैंने पहले पहले बता दिया एक्सपेंस वेरिएंस आ गया। अब कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूले में स्टैंडर्ड आर रख देंगे, एक्चुअल रेट, एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए हमारे, वो रख देंगे, तो मैं अपने आप स्टैंडर्ड आर निकल के आ जाएंगे।
एस एच आ जाएगा क्योंकि हमारे पास में स्टैंडर्ड रेट है और ए ओ एच हमने ऑलरेडी निकाल दिए। स्टैंडर्ड रेट कहाँ से है साहब, यहाँ से स्टैंडर्ड रेट आ जाएगी 5 रुपए की, तो 5 रुपए रख देंगे, 12,800 के एच रख देंगे, तो बाय डिफॉल्ट एस एच आ जाएगा। एस एच आ जाएगा तो उससे बाय डिफॉल्ट हमारा एक्चुअल आउटपुट भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि 1 यूनिट को बनाने के लिए हमें कितने आर लग रहे हैं, 1 मिनट, बस्टेड ओवरहेड दिया है, बस्टेड आर्स दिए हैं, ठीक है। एसएच आ जाएगा, एसएच आने के बाद हम एसएच का यूज करके इससे वॉल्यूम वेरिएंस से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बस्टेड आर्स दिए हैं और बस्टेड आउटपुट आ जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस से, और एसएच का यूज करके हम दूसरे वेरिएंसेस भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, फॉर्मूले पुटअप करोगे तो सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे। आई होप क्वेश्चन हो गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बहुत अच्छे से एक एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, इवन मैंने टेबल बनवाई थी कि ऐसे भी पूरा का पूरा क्वेश्चन वो 5-5 अमाउंट दोनों में रख के भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत इजी, 10 नंबर का मटेरियल का इजी क्वेश्चन है। ईओक्यू निकालना है। हमारी स्पेयर पार्ट की कॉस्ट 50 रुपए, 12.5% अगर हम इसमें अप्लाई कर दे तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट दी और ए दिया हुआ है, तो इससे इजीली ईओक्यू आ जाएगा। उसके बाद हम एक बार 3,000 का ऑर्डर साइज लेंगे, एक बार ईओक्यू लेंगे और देखेंगे कंपनी को कितने की सेविंग हो रही है। आर ओ एल निकालना है, अगर लीड टाइम 12 डेज है और हमारा कंजम्पशन यहाँ से आ जाएगा 27,000 डिवाइड बाय 360 से हम कंजम्पशन पर डे निकाल लेंगे, और कंजम्पशन पर डे निकालेंगे और लीड टाइम 12 डेज है तो बाय डिफॉल्ट आरओएल आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर बहुत इजी, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए तो हम 360 को डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो हमारी दो ऑर्डर के बीच का गैप भी निकल के आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पता नहीं कितने सारे नोट्स में मैंने करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नोट्स के अंदर है, सिर्फ अमाउंट में थोड़ा सा वेरिएशन शायद मिलेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए। एवरेज मेथड से क्वेश्चन होगा। क्यों एवरेज मेथड लगेगी, क्योंकि हमें ओपनिंग के कंप्लीशन नहीं दिए, ओपनिंग के कंप्लीशन अवेलेबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन में एवरेज मेथड लगेगी। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, मैं आपको बता दूं नोट्स में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, आई थिंक 8, 9, 10, इन चारों में से ढूंढना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जिसमें 42,000 की यूनिट्स भी आ रही है और स्क्रैप आ रहा है, क्लोजिंग आ रहा है, इवन ये भी लिखा हुआ है कि स्क्रैप विल फेच, ये वर्ड भी यूज हुआ है, 4% भी लिखा है, हर चीज एग्जैक्ट सेम ये क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर है। तो ये क्वेश्चन पूरा 10 नंबर का सही होना चाहिए, क्योंकि नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नोट्स में है, सिर्फ अमाउंट चेंज किए हैं। लेबर कॉस्टिंग में एक ही क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट का क्लास में करवाया है, इवन नॉर्मल वर्किंग आवर भी उसमें 200 ही थे, ये लाइन भी एग्जैक्ट सेम थी, बस ये 15,000 वाले अमाउंट थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नोट्स के अंदर है, अगेन 6 नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं, मैंने टाइम कीपिंग लेबर कॉस्ट में आपको पढ़ाया था। मैंने जो थ्योरी लेक्चर्स अपलोड किए थे उसमें जो सेकंड या थर्ड लेक्चर था जहाँ पे लेबर था, हमें बताया था टाइम कीपिंग क्या होता है, टाइम कीपिंग क्यों करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग। बेसिकली टाइम कीपिंग मतलब अटेंडेंस रखना, तो वर्कर की अटेंडेंस क्यों रखते हैं, और इवन क्लियरली लिखा हुआ भी व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग रिलेशन टू अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर। तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं सर, हमारे लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, सैलरी निकालने के लिए टाइम कीपिंग करनी पड़ती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टाइम कीपिंग करनी पड़ती है, वर्कर्स का ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए टाइम कीपिंग करनी पड़ती है, जॉब की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए टाइम कीपिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लिखने थे, बहुत ईजी है। थ्योरी के अगर आपने एक बार लेक्चर देखे भी होंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी था जो थ्योरी के मैंने दिए थे, पर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया। हर बार ऐसा होता है कि थ्योरी का एक क्वेश्चन ही 20 नंबर में आता है, इस बार उन्होंने 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन और बीच में डाल दिए, पर क्वेश्चन इजी थे, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मॉड्यूल के अंदर है, और मैंने जब अभी एग्जामिनेशन टिप्स की बात करी थी तो मैंने आपको बोला भी था कि सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग के अंदर जो पीछे टोल वाला, हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन है वो जरूर करना, और एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल से आ गया है। अगर आपने लास्ट एग्जामिनेशन टिप्स वाला लेक्चर मेरा देखा भी होगा, कॉस्ट का लास्ट मिनट एग्जामिनेशन टिप्स वाला, तो मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आप मॉड्यूल के क्वेश्चन को जरूर करना, और ये एग्जैक्ट मॉड्यूल से क्वेश्चन आ गया। 10 नंबर का ये क्वेश्चन क्लास में ही मैंने डिस्कस किया था, टोल का एग्जैक्ट क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है, और आपको इसमें सिंपल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यूनिट्स दिए, मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है, उसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स से डिवाइड करेंगे, डिलीवरी कॉस्ट को नंबर ऑफ डिलीवरी से डिवाइड करेंगे, और शेल्फ स्टॉकिंग को शेल्फ स्टॉकिंग के आर से डिवाइड करके ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर लेंगे।
और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल है, ये जो ये आने के बाद इनको इसी 34, 32, 14 के रेशियो में बांट देंगे, 110, 64, 52 के रेशियो में बांट देंगे, 110, 160 और 170 के रेशियो में बांट देंगे। ये क्वेश्चन नोट्स में है, मुझे जितना याद है क्वेश्चन मेरे नए नोट्स में है, तो मैंने नए नोट्स अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए उसमें एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है। शायद एप्पल ऑरेंज और मिक्स फ्रूट की जगह नाम कुछ और होगा, पर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर है। अभी जो लेटेस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के नोट्स मैंने बच्चों को दिए उसमें क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और था जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब वो 4 लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है, यूनिट लेवल, बैच लेवल, वॉल्यूम, फैसिलिटी लेवल। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया होगा, तो 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन मैं मानता हूँ जो एग्जाम में आप नहीं कर पाए होंगे। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो मेरे नोट्स में या मेरे पढ़ाई हुए थियरी में नहीं था, और 2.5 नंबर का मैं मान लेता हूँ ज्वाइन बाय में आपने गलती कर दी होगी, और की फैक्टर में भी अगर आपने गलती कर दी होगी तो 2.5 नंबर आपके वहां काट लेता हूँ, अगर आपने आधी मिस्टेक कर दी होगी तो भी अराउंड 92 93 मार्क्स तो ऐसे हैं कि आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके 85 मार्क्स तो आराम से इस पेपर में आ जाएंगे। पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, पेपर वॉज इजी, बहुत अच्छा पेपर था। ये सिंपल पेपर था, बहुत लेंदी भी नहीं था, सारे क्वेश्चंस जो थे वो मोस्टली नोट्स या मॉड्यूल में से कवर्ड थे। 90% पेपर अगर नोट्स मॉड्यूल में कवर्ड है तो बहुत इनफ होता है। बाकी आपने अगर गलतियां की भी है तो 90 95 मार्क्स तक भी आपके आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर था। अब मैंने एक नाटक के चैनल पे और मेरे चैनल पे लास्ट एग्जामिनेशन टिप्स फॉर जीएसटी भी डाल दिया है, तो वो अब आप देख सकते हो। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। अगले पेपर की तैयारी करो, अगर आपसे कुछ गलती हुई भी है तो कोई बात नहीं, 80 मार्क्स भी अगर आपने सही किया है तो 60 आपके आराम से आएंगे, एग्जामिशन आपको कॉस्ट में आ जाएगा। तो घबराना छोड़िए और अगले पेपर की तैयारी चालू कीजिए। नेक्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स का, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। बहुत पीसफुली और शांति से उस पूरे पेपर को कवर करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।